हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। बता दूं कि मैं भी ठीक हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। मैं हूं कुलदीप कुमार। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी है ये यूट्यूब पे कि आपको अकाउंटिंग का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपनी ये वीडियो की एक श्रृंखला होगी, हमारी एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS उस तक के हमारे डिस्कशन का स्तर रहेगा। तो हम स्टार्ट से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने अकाउंटिंग का बेसिक आपसे डिस्कस किया। जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो वर्ड यूज़ होते हैं, वो वहाँ पे आपको क्लियर हो पाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि प्रॉफिट एंड गेन, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो यदि आपको वो क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर जाके देखिए। अब ये दूसरी क्लास है हमारी। इस दूसरी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री को लेके। जर्नल एंट्री, हालांकि यदि आपका जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत नहीं आती है, तो आप अकाउंटिंग ईजिली कर पाएंगे। पर यदि आपकी जर्नल एंट्री कमज़ोर है तो आप मान के चलिए कि यदि आपने जर्नल एंट्री गलत करी तो इसका इम्पैक्ट आखिरी अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट तक जाएगा, बैलेंस शीट तक जाएगा इसका इम्पैक्ट। तो यदि आपकी जर्नल अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको लगता है कि कहीं वीकनेस है, आपको समझने में दिक्कत आती है एकेडमिक लेवल पे, एकेडमिक लेवल मतलब यदि आप जैसे 11th में हैं, 12th में या BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने जर्नल एंट्री का बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था या ठीक से समझ में नहीं आया, तो ये इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एज ए अकाउंटेंट, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी अकाउंटिंग एंट्री होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोविज़न की एंट्री। आप जब ईयर एंड होता है तो प्रोविज़न की एंट्री बुक करते होंगे, ज़रूर करते होंगे वहाँ पर, तो उसमें भी आपको दिक्कत होती होगी। तो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोविज़न की एंट्री करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी एंट्री जो कि नॉर्मली हर महीने आप लोग करते होंगे, वो है सैलरी की एंट्री। सैलरी की एंट्री दो तरीके से होती है। अब दो तरीके कैसे हैं वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये जो वीडियो होने वाला है एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों लेवल पे बहुत यूज़फुल और फ्रूटफुल होने वाला है। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो पे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं अगली वीडियो और एनर्जी के साथ लेके आऊँ और उसमें और ज़्यादा मेहनत करूँ। हालांकि मेहनत में इस वीडियो में भी कम नहीं करूंगा और जो अभी पहले वीडियो आई थी उसमें भी नहीं कम किया था, पर यदि आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो और बढ़िया होने वाली है हमारी आगे की वीडियो। तो शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी क्लास। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। जैसे बताया, सबसे पहले मैं आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन का बताता हूँ। पूरे जो अकाउंटिंग है ना, पूरी अकाउंटिंग इसी इक्वेशन पे डिपेंड करती है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, यदि आपका क्लियर नहीं है तो मेरी पहली वीडियो जाके जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। हालांकि यहाँ पे भी आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ। असेट्स, आपकी असेट्स वो है जिनसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिन्हें बेच के नहीं करते, मतलब जिनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो आपके असेट्स हो जाएंगे। अब असेट्स के अंदर भी करेंट, नॉन करेंट, फिर उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फाइनेंशियल असेट्स। अगर आप इंड AS में जाएंगे वहाँ पे क्लासिफिकेशन अलग है, और नॉर्मल जो गैप जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अंदर है वहाँ पे क्लासिफिकेशन अलग है। तो असेट्स के अंदर नॉन करेंट असेट्स, करंट असेट्स। करंट असेट्स का एग्जांपल देता हूँ, डेटर, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक इन ट्रेड, ये आपके करंट असेट्स हो गए। या फिर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ये करंट असेट्स हो गए। अब लॉन्ग टर्म में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपके पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, तो ये आपकी नॉन करंट असेट्स हो जाएंगी। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 साल के लिए, वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी आपकी असेट्स हैं। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, किसी को आप पे करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है क्रेडिटर। क्रेडिटर जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं, जिनसे आप उधार माल खरीदते हैं वो आपके क्रेडिटर हो गए। ये मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ। यदि आपको बेसिक क्लियर होगा तो ऐसा लगेगा कि 10-5 मिनट का ये जो डिस्कशन है शायद आपको लगे कि थोड़ा सा वो हो रहा है, पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी टर्म हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो आगे जब आप वीडियो की सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होने वाली है वो चीज़ें। तो ये क्रेडिटर जिनसे आप माल उधार खरीदते हैं, तो जिनसे माल आप उधार करते हैं वो क्रेडिटर हो गया। पर यदि आप किसी से, जैसे कि किसी एक्सपेंस आपने बियर किया, आपने उन्हें पेमेंट नहीं करी, तो आप उनके लिए भी क्रेडिटर का टर्म यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये है कि आपने उनसे तो सर्विस ले ली पर आपने पेमेंट नहीं करी है,
वो भी क्रेडिटर ही हो जाएंगे आपके। आपने किसी से लोन ले लिया, वो लोन की कैटेगरी में, उन्हें आप क्रेडिटर नहीं कहिएगा, वो क्रेडिटर नहीं होते हैं। तो ये लोन आपने बैंक से लोन ले लिया है, आपने बैंक से ओडी ले रखा है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर नहीं है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं, क्रेडिटर हो गया, और ये लाइबिलिटी भी करंट और नॉन करंट दोनों होती है। करंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्रेडिटर। नॉन करंट का आपने बैंक से 10 साल के लिए लोन ले रखा है, आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, पर उसका जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर चला जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट पे करना है पर आपने पे नहीं किया, आप 4 महीने बाद पे करेंगे, 5 महीने बाद पे करेंगे, वो करंट लाइबिलिटी के अंदर क्लासीफाई होगा, उसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगी। तो आपका लाइबिलिटी का क्लियर हुआ, एसेट्स का बताया। अब मैं बात करता हूँ कैपिटल का। ये जो कैपिटल है ना, ये वो पैसा है कि जो आप बिजनेस के अंदर लेके आते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ कि मैं, यदि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फंड की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप खुद कर रहे हैं तो आपने अगर 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख या 1 करोड़ जो भी आपने पैसा लगाया वो आपकी कैपिटल है। यदि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ या अपने किसी अन्य साथियों के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, आपने साझेदारी फर्म स्टार्ट करी, तो वहाँ पे जो कैपिटल होगी वो भी वही होगी। कोई कुछ पैसा वो लेके आएंगे, कुछ पैसा वो लेके आएंगे, तो सारा पैसा मिला के वो कैपिटल आपका होगा। कंपनी के केस में अलग होगा, शेयर होल्डर की कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल, ये सारी चीज़ें कैपिटल के अंदर क्लासीफाई होती है। तो पूरा अकाउंटिंग का अगर मैं कहूँ ना, क्रक्स क्या है कि पूरी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग पूरी है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप बैलेंस शीट को ठीक से देखोगे ना तो एक तरफ असेट्स आती है और दूसरी तरफ लायबिलिटी और कैपिटल दोनों मिला के आते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप से लेके एक कंपनी की भी बैलेंस शीट देखोगे, हालांकि उनके फॉर्मेट अलग होते हैं, कहीं पे टी शेप, अब टी शेप को भी उन्होंने कुछ, अब मैं आगे डिस्कस करूंगा आगे की वीडियो के अंदर कि कहाँ टी शेप है, कहाँ पे नहीं है, और कहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट है। ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आगे की सीरीज़ के अंदर। तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपका अकाउंटिंग क्लियर हो जाए। तो ये असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा क्योंकि अगर आपका ये क्लियर है तो फिर आप आगे अकाउंटिंग आराम से समझ जाएंगे। हालांकि हमारा जो ये वीडियो होने वाला है ये सिर्फ जनरल एंट्री के लिए होने वाला है। जनरल एंट्री ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। खासकर जब आप फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, आप ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, तो वहाँ पे भी जब ये इक्वेशन आपके दिमाग में रहेगी तो आप तुरंत एरर ढूंढ पाओगे कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री पे आते हैं। चलिए, तो अब जनरल एंट्री पे भी जैसे मैंने बताया कि 2 होने वाली हैं, एक तो आपकी एकेडमिक होने वाली है और एक होने वाली है आपकी प्रोफेशनल। उनके लिए यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर काम करने जा रहे हैं या फिर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर कहीं पे आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन जैसे कि टैली, बीजी, आजकल बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं, तो वहाँ पे वो सीखने का प्रोस्पेक्टिव ये होता है कि आप कहीं पे जाके जॉब कर सकें। तो वहाँ पे ये प्रोफेशनल कुछ एंट्रियाँ होती हैं, जैसे कि प्रोविज़न की एंट्री होगी, सैलरी बुकिंग की एंट्री होगी, इंटरेस्ट बुकिंग की एंट्री हो गई है, या एक्सपेंस है जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इंश्योरेंस की एंट्री हो गई कि प्रीपेड क्या है, पोस्ट पेड क्या है। बहुत सी प्रॉब्लम आती है लोगों को वो एंट्री समझने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप चुटकियों में उस चीज़ को कर पाओगे। और दूसरा एकेडमिक एंट्री। एकेडमिक एंट्री मतलब आप 11th-12th में आप बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको अकाउंटिंग क्लियर नहीं है, तो आप जो भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका अकाउंटिंग का एग्ज़ाम उतना बढ़िया ना जाए। तो सबसे पहले मैं ये सब रफ करता हूँ और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। और इसके लिए मैंने एक चीज़ बता रखा है, अगर आपको एकेडमिक बेसिक सीखना है मतलब अकाउंटिंग का, तो सबसे बढ़िया बुक है एनसीईआरटी की, सबसे बढ़िया बुक है। हालांकि सीए फाउंडेशन की भी बुक आप पढ़ सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं, वो भी ठीक है, पर वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। पर यदि आप सिंपल सीखना चाहते हैं बेसिक से, कि आपका जब एक बार बेसिक स्ट्रोक हो जाएगा ना, आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है ना तो वो पेड़ ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत रहती हैं। ये मैंने सुना है लोगों से और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो इसका मतलब ये जड़ें मजबूत करने का मतलब है कि आपका बेसिक, यदि आपका बेसिक मजबूत है, आपकी जड़ें मजबूत है, तो कितनी भी तेज आंधी चले, कितनी भी तेज आंधी का मतलब कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन हो, एकेडमिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, आपका बेसिक क्लियर है तो आप उसे सॉल्व कर जाएंगे, आप वहाँ पर टिक जाएंगे। और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी सेकेंड क्लास है, स्टार्ट करते हैं हम।
अकाउंटिंग का बेसिक मैंने आपको इक्वेशन बताई, वो इक्वेशन आप माइंड में रखिएगा। इस वीडियो में तो थोड़ी बहुत यूज़ होगी, आगे की वीडियो में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एंट्रीज़ के लिए। एंट्रीज़ में ना क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। अगर मैं टेक्निकल बताऊं कि अगर मैं बताऊं कि क्या पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्या नॉमिनल अकाउंट होते हैं, क्या रियल अकाउंट होते हैं, अगर मैं उस लेवल पे जाऊंगा ना तो वो टेक्निकल हो जाएगा। आप वहाँ पे हो सकता है कि फंस जाएंगे और वहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और एंट्रीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, अगर उन्हें अलग अलग बांट दोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं सिंपल लेके चलता हूँ, आप दो प्रोस्पेक्टिव से कर सकते हो। एक तो मैं बता देता हूँ ये, पर मैं आपको ज़्यादा उसमें वो नहीं करूँगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एक तो ये है कि आप उनका नेचर समझ जाएं। नेचर का मतलब ये है कि आप समझ जाए कि क्या पर्सनल है और रियल, और तीसरा क्या रियल, पर्सनल, और एक है नॉमिनल। इनका मैं आपको बेसिक बता दूंगा कि अगर इंटरव्यू में कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ पूछा जाएगा उस लेवल का, मैं आपको इसमें ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंपल कैसे एंट्री कर सकते हैं। एक तो आपने नेचर क्लासीफाई कर लिया, और दूसरा जो मैंने अभी इक्वेशन आपको बताई है उस इक्वेशन को आप पकड़ लो। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये इसमें दो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर लो आप, एक्सपेंसेस और एक है इनकम, बस। और ये बड़ा सिंपल है, किसी से भी पूछोगे एसेट्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एसेट्स आपको क्लियर ही होगा। अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तब भी, और अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो बता देंगे भाई आपकी एसेट्स क्या है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि मेरी एसेट्स ये है, मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास कार है, मेरे पास लैपटॉप है, ये मेरी एसेट्स है, मेरी एफडी चल रही है। ऐसे आप बता सकते हो कि ये मेरी एसेट्स है, पहला। दूसरा, लायबिलिटी, कोई आपसे पूछेगा आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या है, आप ईजिली बता पाओगे कि मैंने किसी से उधार ले रखा है तो आप बता पाओगे ये मेरी लायबिलिटी है। मैंने बैंक से उधार ले रखा है तो आप बता पाओगे बैंक से जो मेरा लोन चल रहा है वो मेरी लायबिलिटी है। आपने फ्रेंड से उधार ले रखा, आप बता पाओगे कि वो जो लोन चल रहा है मेरे फ्रेंड से वो मेरी लायबिलिटी है। और ये आपने किसी से, अब मैं आता हूँ बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव पे, आपने माल किसी से उधार ले रखा है, वो क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, ये आप इजीली बता पाओगे। दूसरा, कैपिटल, मैंने बता दिया, जो पैसा लेके आते हैं आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल है। प्रोप्राइटरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं मिलके वो पैसा लेके आते हैं, वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पैसा देते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो उनकी कैपिटल हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल के लिए। अब एक्सपेंस क्या, एक्सपेंस भी आप इजीली बता पाओगे, जो आप खर्चा करते हो, आप सैलरी पे करते हो, आप रेंट पे करते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करते हो, आप कुछ और एक्सपेंस, इंटरेस्ट पे करते हो, कमीशन देते हो, ये सब आपके एक्सपेंस है। और इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ परेशानी होने वाली है, और अगर होती है तो एक ही बार की परेशानी रहेगी। आप तुरंत उसे, जैसे ही आपके माइंड में आएगा कि आपने किसी को पेमेंट करी है, क्यों करी है, बिजनेस के लिए करी है, तो वो आपको क्लासीफाई कर पाओगे कि हाँ ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। अब इनकम, जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो वो आपकी इनकम है, या आप सेल करते हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप बिजनेस मतलब किसी गुड्स में डील करते हो, सामान बेचते हो, वो आपकी इनकम हो जाएगी। आपको किसी से कमीशन मिलता है वो भी आपको इनकम हो जाएगी। अब वो टैक्स के प्रोस्पेक्टिव से अलग है कि क्या क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये आपने समझ लिया तो आपकी जनरल अकाउंट, जो जनरल एंट्रीज है ना, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। रेदर देन आप ये सोचने लगे कि क्या पर्सनल अकाउंट है, क्या रियल अकाउंट है, क्या नॉमिनल अकाउंट है, अगर ऐसा है तो वैसा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसे मैं सबसे लास्ट में लूँगा। लास्ट में उनके लिए लूँगा कि जिनका बेसिक क्लियर हो गया, जिन्हें अकाउंटिंग एंट्री बनानी आ गई, तो उन्हें ये पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं डिस्कस करूँगा। हालाँकि आप सिर्फ फोकस कीजिएगा इस पर। असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम, इनके क्लासिफिकेशन पे आपने इनका क्लासिफिकेशन कर लिया, जो कि मुझे नहीं लगता कॉम्प्लिकेटेड है, आप कर पाओगे, तो आसानी से कर लोगे आप, तो फिर ये आपकी अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। अब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है? देखो, जनरल एंट्री में 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये शब्द आप इन्हें बस पकड़ना, शब्द हैं, कुछ नहीं है, अभी माइंड से आप निकाल दीजिएगा कि कुछ हैं ये बस समझिए कि एक डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों ना 2 शब्द हैं। इन दोनों शब्दों को ना यूज़ किया जाता है जनरल
एंट्रीज के अंदर। और ये इंडिया से लेके पूरे विश्व में जहाँ अकाउंटिंग एंट्री होती है वहाँ पे कॉमन है, सब में यूज़ होता है। हालांकि कहीं इसे क्रेडिट जैसे हम यहाँ पे सी से लिखते हैं, कहीं के से लिखते हैं, मैंने देखा है क्योंकि मैंने करी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग देखी है वहाँ पे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ डेनमार्क में ही, वहाँ पे डेनमार्क के अंदर सी को जैसे के से यूज़ करेंगे, क्रेडिट, इसे क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट का मतलब क्रेडिट, डेबिट का मतलब डेबिट। और इसके अगर आप हिस्ट्री भी जानना चाहेंगे ना तो बहुत अच्छी इसकी हिस्ट्री है। सॉरी, इसकी अच्छी खासी हिस्ट्री भी है, तो आपको जब भी टाइम हो तो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखना इसका डेबिट और क्रेडिट का क्या हिस्ट्री है। तो ठीक है, पर फिलहाल हम यहाँ पे जनरल एंट्री की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जनरल, ये डेबिट और क्रेडिट। अब मैं इसे रिलेट करता हूँ। देखो, आपने ना सुना होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, सब ने ही सुना होगा। जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, नॉन अकाउंटिंग से, उन सब ने सुना होगा डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड आपको बैंक देता है, कि बैंक देता है आप पहले खर्चे करोगे, फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे। समझ रहे हो? पहले खर्चे करोगे मतलब आप जाके कहीं शॉपिंग करते हो, आपने ऑनलाइन कुछ परचेस किया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, क्रेडिट कार्ड से, बाद में आपके स्टेटमेंट आएगी, आप उसकी पेमेंट करोगे। तो क्रेडिट को आप समझ लीजिए ना कि एक तरह से ये उधार है। ठीक है, ये उधार है। उधार का मतलब ये है कि आप पहले खर्चा करोगे फिर बाद में पेमेंट करोगे, तो एक तरह से उधार है आपकी तरह, एक लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी अभी नहीं कहेंगे इसे हम, एक तरह से उधार समझिए। और ये डेबिट, डेबिट शब्द का मतलब आप एटीएम के लिए यूज़ करते हो बेसिकली। बैंक में जाओगे कहोगे मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड का मतलब है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में क्या होता है, आपके बैंक में जितने पैसे होते हैं फिर बाद में आप यूज़ कर पाते हो। इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास वो चीज़ है फिर आप उसे यूज़ करते हो। बैंक में पैसा है, वो आपका क्या है, पैसा मैंने बताया आपकी असेट्स हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ मैं, इसे सिंपल बना रहा हूँ, आप समझ सकते हैं अगर रिलेट कर पाओ। और अगर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं और सिंपल भी समझाऊंगा इसे। अगर एक वीडियो और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना दूंगा इस पर एक वीडियो और ईजी कर दूंगा। डेबिट असेट्स है, जो आपका पैसा बैंक में पड़ा वो असेट्स है, आप धीरे धीरे उसे खर्चा करते जाते हो, वो डेबिट है। तो मतलब डेबिट और क्रेडिट ये दोनों शब्द हैं, पहले इन्हें समझिएगा। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों का यूज़ होता है जनरल एंट्री के अंदर, जनरल एंट्री में यूज़ होता है। और जब जनरल एंट्री में यूज़ होगा तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का बहुत यूज़ होगा। कभी कभी फिर इसके बाद आप समझोगे कि किसी का डेबिट बैलेंस आ रहा है, किसी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये चीज़ डेबिट क्यों है, ये चीज़ क्रेडिट क्यों है, बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर अभी आपकी जब ये 5 चीज़ें आप समझोगे, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, ये आपने 5 चीज़ें समझ ली ना तो आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये डेबिट और क्रेडिट आपको मैंने बता दिया कि ये डेबिट और क्रेडिट पहले 2 शब्द हैं, फिर 2 शब्दों को मैंने बताया कि क्रेडिट क्यों यूज़ होता है, क्योंकि उधार के लिए ज़्यादातर यूज़ होगा। ठीक है, और डेबिट क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये असेट्स के केस में यूज़ होगा। अब दूसरा क्या इन्हीं के केस में होगा, नहीं, इनके केस में नहीं होगा। अब ये एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसे। अब देखना आपको जनरल एंट्री लगेगी बड़ी सिंपल, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम 5 जनरल एंट्री आसान आसान सी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, फिर हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये रियल, पर्सनल और नॉमिनल इनका भी डिस्कस करेंगे, ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, अब असेट्स के केस में, असेट्स के केस में क्या होता है, असेट्स के केस में हमेशा याद रखना, आपको मैंने बता दिया कि असेट्स क्या होती है, वो चीज़ आपको क्लियर है। असेट्स के केस में यदि असेट्स बढ़ रही है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसका डिस्कस किया है, वहाँ का भी रेफरेंस देता हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर होता तो वहाँ से भी जाके एक बार देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर। और अगर कम होता है, असेट्स अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगा, मैंने बताया शब्द, ये शब्द है। अभी क्या डेबिट होगा, कैसे डेबिट होगा, वो चीज़ आप माइंड से अभी निकाल के बस इतना देखिए कि ये डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, सेम लायबिलिटी, सेम मतलब मैं लायबिलिटी का ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम है, बस लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये घटेगा तो डेबिट होगा। ये चीज़ ना, ये 5 है, पाँचों का बस मैं तो कहूँगा आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो रट लो। असेट्स बढ़ेगा डेबिट होगा, असेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। फिर कैपिटल, कैपिटल और लायबिलिटी मैंने बताया था दोनों मिला के असेट्स होता है, तो सेम लायबिलिटी और कैपिटल दोनों का बिल्कुल सेम ही है। बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा,
और घटेगा तो डेबिट होगा। तीसरा एक्सपेंस, और ये इनकम। एक्सपेंस ना असेट्स की तरह होती है, मतलब आप कह सकते हो कि असेट्स की तरह, जैसे असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा, असेट्स घटता है क्रेडिट होगा, सेम एक्सपेंस है। ये घटना बढ़ना तो इसमें नहीं होता, पर एक्सपेंस जब होता है तो ये आपका डेबिट ही होगा, ठीक है। इनकम जब आपके पास आएगी, आ रही है इनकम, तो ये आपका क्रेडिट होगा। अब इसमें कहते हैं कि क्रेडिट भी कुछ होता है, एक्सपेंस क्रेडिट होता है, ये इनकम भी डेबिट होता है, वो एडजस्टमेंट है। कभी आपने सुना कि आपकी इनकम घट गई तो लाओ मैं उसे डेबिट कर देता हूँ, वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी कि लास्ट ईयर आपने इनकम ज़्यादा बुक करी थी, पर इस बार आपको पता चला है कि वो इनकम आपकी गलत थी, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री मारोगे आप। इसी साल आपने माना कि किसी से कमीशन आने वाला था, एग्जाम्पल 1 लाख का, पर आपने 1 लाख की कमीशन बुक कर दिया आपने इनकम अपनी, क्योंकि एक्रूअल बेस पे होता है। ये दो चीज़ें, एक कैश बेस, एक एक्रूअल बेस। ये भी मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ कि कैश बेस क्या होता है। कैश बेस आप ना, कैश बेस कि जब आपके पास पैसा आएगा तभी आप उसकी अकाउंटिंग करोगे, जो कि बहुत कम यूज़ होता है इंडिया के अंदर, बहुत कम, बेसिकली कि बहुत कम यूज़ होता है, स्पेशली खासकर मार्केट में, जहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो यूज़ करते हैं कैश बेस अकाउंटिंग, जो कि बहुत, मेरे ख्याल से 1-2% ही कैश बेस इंडिया में होता है। 98% जो अकाउंटिंग होती है इंडिया में वो एक्रूअल बेस पे होती है। एक्रूअल बेस पे होती है कि मतलब कैश से कोई लेना देना नहीं है, पैसा आया कि नहीं, बस ये डिपेंड करता है किस पीरियड का वो इनकम है और एक्सपेंस है वो बुक होगा। मतलब ये है कि आपको किसी को सैलरी देनी है दिसंबर की, फॉर एग्जांपल दिसंबर की देनी है, तो आप उसको दिसंबर में बुक करोगे सैलरी। अब उसको सैलरी की पेमेंट आप कर रहे हो जनवरी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सैलरी है वो जनवरी की हो गई, वो दिसंबर की सैलरी रहेगी, वो एक्रूअल बेस में होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, कैश और एक्रूअल, ये आपका क्लियर होना चाहिए। कैश बहुत कम यूज़ होता है इंडिया के अंदर, बेसिकली कैश अकाउंटिंग ऐसा होता है कि वो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम टाइप हो जाता है कि जब पैसा आएगा तो वो खाता भाई एक होता है, वहाँ पे मेंटेन करते हैं, जो कि 1-2% है। 98% और इवन इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट, ये सारे जितने भी हैं लो, वो एक्रूअल बेस पे ही ज़्यादातर मतलब उसी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो एक्रूअल ही होता है। 98 क्या 99% इंडिया में एक्रूअल बेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, असेट्स और लायबिलिटी। मैंने बता दिया, असेट्स जब बढ़ेगा डेबिट होगा, असेट जब कम होगा क्रेडिट होगा, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी जब घटेगी डेबिट होगी, और कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल जब घटेगा मतलब आपने विड्रॉ किया है, आपने अपने पार्टनर थे वो पैसे लेके निकल गए तो डेबिट होगा। अब एक्सपेंस और इनकम, इनके केस में अगर एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा और इनकम आप बुक करते हो तो क्रेडिट। ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक पेज पे अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख के ना आप इसे रट लो, 1 से 2 घंटा लगेगा, और आपने ये रट लिया ना तो आपका बेसिक समझ लीजिए मजबूत हो गया। फिर उसके बाद हम दोनों जब ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटिंग की, एंड तक जाएंगे, वहाँ पे आप देखोगे बहुत इजी हो जाएगा। ये बेसिक था जनरल एंट्री का। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी, अगर आपको लगता है कि नहीं लिखना ही है हमें या क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी की बुक है चैप्टर 3, इसे मैं साफ कर दूँ फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, और फिर अकाउंटिंग एंट्रीज की भी बात करेंगे हम। दोनों अकाउंटिंग एंट्रीज एकेडमिक लेवल की, प्रोफेशनल लेवल की, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये रहे, आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देख सकते हैं यहाँ पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इन्हें गोल्डन रूल भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि आपको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल पता है क्या है, तो आप बता सकते हो। ये जो मैंने बताया ना, ये आपको गोल्डन रूल था। गोल्डन रूल्स असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और लॉसेस, कैपिटल और रेवेन्यू एंड गेन, इनके केस में था। अगर ये असेट्स बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, देखो लिखा तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी तो डेबिट होगी, और बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। ये गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के। तो ये जो गोल्डन रूल्स है ना, एक बार मैं तो कहूँगा कि आप 1-2 घंटा निकाल के इन्हें रट लीजिए। अब वैसे तो मैंने जितनी बार रिपीट कर दिया तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा।
पूरी अकाउंटिंग एंट्री इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये गोल्डन रूल है। और अब हम बात करते हैं कि जनरल एंट्री की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मैं असेट्स के उठाता हूँ। ठीक है, असेट्स के केस में अब आपको पता है कि असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर आपने परचेज़ किया है, परचेज़ मतलब खरीदना, तो ये भी चीज़ है कि आपने कंप्यूटर ख़रीदा है, 1 लाख का कंप्यूटर ख़रीदा है आपने। ठीक है, उसके लिए आपने कैश में पेमेंट करी है 1 लाख। बड़ी बेसिक जनरल एंट्री है, बहुत बेसिक है ये। पर अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये कंप्यूटर आपका असेट्स है, आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस के अंदर असेट्स बढ़ रही है, तो क्या कंप्यूटर क्या होगा? डेबिट। ठीक है, आपने पेमेंट करी है, कैश दिया। कैश क्या है? आपकी असेट्स है, आपकी असेट्स है, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है। आप ऐसे समझिए, एक जेब में आपके कैश रखा हुआ है और एक हाथ में आपने लैपटॉप पकड़ रखा है, कंप्यूटर पकड़ रखा है। आपने कंप्यूटर ले लिया, अपनी जेब से पैसा निकाला और सामने वाले वेंडर को जिससे आपने लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदा है उसे पेमेंट कर दिया, आपने उसका भुगतान कर दिया, तो आपके पास से ये कैश चला जाएगा। कैश चला गया तो इसका मतलब आपका ये जो असेट्स है ये कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है इसे आप करोगे क्रेडिट। ठीक है, ये समझ में आया? कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसकी जनरल एंट्री अगर आपसे पास करने के लिए कहें तो आप आसानी से कर पाओगे। आप क्या करोगे? कंप्यूटर अकाउंट, सबको अकाउंट का क्लासीफाई, अब मैं बता रहा था ना कि एक नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे ये ना, ये जो कंप्यूटर है ये आपका रियल अकाउंट है। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये फर्नीचर, कंप्यूटर, असेट्स ये आपके रियल के अंदर चले जाएंगे। पर्सनल में वो जाते हैं, मैं साथ के साथ भी बता देता हूँ, जहाँ पे किसी का नाम जुड़ा होता है। किसी का नाम का मतलब कि जैसे आपने किसी से खरीदा, माना अंकित से आपने कंप्यूटर खरीदा, अंकित एक पर्सन है, उसका नाम जुड़ा है, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। मतलब अंकित के साथ आप अकाउंट यूज कर सकते हो। सेम ऐसे कंप्यूटर आपका रियल अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इसे। कंप्यूटर अकाउंट को आप करोगे डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे? कैश क्रेडिट। 1 लाख और 1 लाख ये आपने एंट्री कर दी, 1 लाख 1 लाख की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे ना ये जो कैश है और ये इसके बीच में ना एक चीज़ लगाते हैं 2, ये 2 को लेके भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये जब आप बेसिक एंट्री करोगे ना तो वहाँ पे ये 2 वर्ड यूज़ होगा कि मतलब कंप्यूटर को तो आपने डेबिट किया, तो क्रेडिट किसे कर रहे हो? 2 अगेंस्ट में किसे लेके जा रहे हो? अगेंस्ट में लेके जा रहे हो आप कैश को, कि कंप्यूटर आया पर उसके बदले में मैंने कैश का भुगतान किया, तो कैश आपने 2 कर दिया तो वो कैश चला गया, तो इसलिए ये 2 यूज़ होता है। और इनके बीच में ना थोड़ा सा गैप रखते हैं। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ ना तो यहाँ से थोड़ा सा गैप लेके आप, और ऐसा नहीं कि ये मैंडेटरी है या फिर कहीं लिखा हुआ है कि ऐसे ही करो, ये एक नॉर्मली मतलब एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी है, किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर लिखा हुआ है या फिर किसी इंडिया के अंदर लिखा है या IFRS के अंदर लिखा हुआ है। ये एक नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। आप अगर इसी की एंट्री अगर टैली में करोगे, बिजी के अंदर करोगे, ERP में करोगे, SAP के अंदर करोगे, बहुत से और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के, तो वहाँ पर अलग अलग दिखेगा। तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझने में ईजी हो जाएगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी कैश की हो गई। कंप्यूटर बढ़ा डेबिट, कैश आपका गया क्रेडिट, ये असेट्स था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक लायबिलिटी की उठाते हैं, फिर हम लास्ट में कंसोलिडेट एंट्री उठाएंगे जिसमें सब होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रोफेशनल एंट्रीज पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता होगा कि थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है या फिर थोड़ा सा भी ऐसा है कि कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो रहा है या फिर और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। मैं अगली वीडियो और इजी बनाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को लेके। हालांकि ये काउंटिंग एंट्रीज़ हैं तो मेरे ख्याल से बड़ी इजी हो जाएंगी अगर आप बेसिक समझ लेंगे। अब हम उठाते हैं लायबिलिटी का। एक लायबिलिटी का माना कि आप डील करते हैं क्लॉथ के अंदर, क्लॉथ्स के अंदर डील करते हैं। आपने क्लॉथ खरीदे, माना जीन्स खरीदी, आपने 100 जीन्स खरीदी, 100 जीन्स खरीदी, 10 रुपये की एक जीन्स थी, 1000 के आपने जीन्स खरीद ली। और जिससे आपने परचेज़ किया है, माना आपने ख़रीदा है, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम हम दे देते हैं ABC लिमिटेड।
ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड से आपने ख़रीदा है, समझ में आ रहा है। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कपड़ों का काम कर स्टार्ट किया है और आपने कपड़े ख़रीदे हैं, 1000 के कपड़े ख़रीदे हैं। मैं ये जो माना ये 100 रुपये के, तो चलो 10,000 कर देते हैं। 10 रुपये मुझे ज़्यादा वो ऐसा लग रहा था, ठीक है। ये क्लॉथ 1,10,000 के आपने कपड़े ख़रीदे, ABC लिमिटेड से ख़रीदे। अब इसकी एंट्री करिए। ये क्लॉथ क्या है, आपका स्टॉक है, स्टॉक कही है, इन्वेंट्री कही है, दोनों सेम है, ठीक है। क्लॉथ आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये करंट असेट है और ये असेट्स है, कह सकते हो आप ये असेट्स है, ठीक। ABC लिमिटेड से आपने ख़रीदा, 1 लाख का ख़रीदा, हालांकि उसे पेमेंट नहीं करी है आपने उसे पेमेंट नहीं करी। और जब पेमेंट नहीं करी है तो इसका मतलब आपने ये माल ख़रीदा है उधार माल ख़रीदा है आपने। अब इसकी एंट्री क्या करनी है आप बताइए, एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको आंसर बताने ही वाला हूँ। अगर आपने सोच लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। ABC लिमिटेड से आपने ख़रीदा, ABC लिमिटेड आपके, अगर आप उसे उधार लेते हैं तो उधार आपकी क्या आती है, लायबिलिटी हो जाती है। और जब लायबिलिटी हो जाती है इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ी है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लॉथ आपका असेट्स है, आपके बिजनेस के अंदर आया है, बढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आप डेबिट के लिए यूज़ कर सकते हैं DR और क्रेडिट के लिए यूज़ कर सकते हैं CR, ये टर्म यूज़ होते हैं, ठीक। आपने ABC लिमिटेड से ख़रीदा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टॉक डेबिट, मैंने बताया था थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं, टू ABC लिमिटेड। आप कहोगे कि नहीं मैं यहाँ पे वो क्रेडिटर लिखना चाहता हूँ। देखो आप क्रेडिटर नहीं लिख सकते, क्रेडिटर एक नेचर हो गया, कि ये ABC लिमिटेड किस नेचर के अंदर जाएगा। आपने माल खरीदा है ABC लिमिटेड, अब आपका क्रेडिटर हो गया, तो आप यहाँ पे ABC की जगह आप कह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको नाम क्लियर नहीं है, आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, ये मतलब प्रैक्टिस, आउट ऑफ प्रैक्टिस चीज़ है ये, मतलब क्रेडिटर नहीं यूज़ कर सकते, आप उसका नाम यूज़ करेंगे। और ABC एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, उसका नाम यूज़ करोगे, क्योंकि क्रेडिटर बहुत हो सकते हैं। आपने ABC से खरीदा, BCD से खरीदा, आपने XYZ से भी खरीदा, तो आप सबको एक ही कॉमन क्रेडिटर में नहीं डालोगे, आपकी पूरी अकाउंटिंग हिल जाएगी, आप क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है कि आप जिस चीज़ को क्लासीफाई कर पाओ। तो ABC लिमिटेड से अब बाद में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने कितना खरीदा है। तो आप जब इसका लेजर ओपन करोगे, जो कि हम अकाउंटिंग एंट्री के बाद बात करेंगे कि लेजर क्या होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 1000 का हमने ABC लिमिटेड से खरीदा, 1000 की उसे पेमेंट भुगतान करना है हमें, ठीक है। तो 2 में ABC लिमिटेड आ जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, लायबिलिटी की क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। एक एंट्री हम कैपिटल की बात करेंगे, पे बात कर लेते हैं कि एक एंट्री कैपिटल की क्या होगी, फिर उसके बाद एक रेवेन्यू और एक्सपेंस, फिर हम आते हैं प्रोफेशनल वाली एंट्रीज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आपका ये है कि हमारी छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, एक पूरी सीरीज चलेगी जो कि बिगनिंग टू एडवांस हो जाएगी, बिल्कुल बहुत एडवांस पे हम जाएंगे इस चीज़ को लेके। तो वहाँ पे अगर साथ में आप बने रहोगे तो बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा इसका, कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की माना कि मैं बात करता हूँ मिस्टर A है, उसे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अभी तो उसके पास कुछ नहीं है, बैंक के पास गया, बैंक ने पैसे नहीं दिए, घर वालों के पास गया, घर वालों ने पैसे नहीं दिए, दोस्तों के पास पैसे नहीं थे, तो उसके पास अपने थे कुछ, उसने सेविंग कर रखी थी माना 1 लाख रुपए की। अब वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए मैं लेके जा रहा हूँ, उससे बिजनेस स्टार्ट करूँगा, और वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चला गया। अब उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये 1 लाख रुपए यूज़ करेगा, तो 1 लाख रुपए इसके लिए जब ये उस पैसे से बिजनेस स्टार्ट करेगा, 1 लाख यूज़ करेगा, तो ये 1 लाख क्या हो गई, उसकी कैपिटल हो गई। और पता है कि जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी, ठीक है। एक सेकेंड, कैपिटल जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी, ये हो गया। अब ये जो कैपिटल बढ़ रही है
क्रेडिट। अब उसने बिजनेस में लेके आया, उसके पास 1 लाख रुपए कैश पड़े थे, मतलब ये 1 लाख कैश थे उसके पास, नोटों की गड्डी थी 1 लाख की, तो ये कैश है। तो उसके पास बिजनेस में कैश आया। कैश आपको पता है क्या है? कैश असेट्स होता है, और असेट जब बढ़ती है तो वो पता है डेबिट होता है। अब वो कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल जब बढ़ेगी, कैपिटल भी बढ़ी है, लेके आया है तो कैपिटल बढ़ेगी तो डेबिट होगी। लेके आने का मतलब बिजनेस में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो ना, उसे आप वो पैसा लेके आते हो, वो कैपिटल है, उससे आपकी कैपिटल बढ़ेगी। अगर वो पैसा आप निकाल के लेके जाते हो बिजनेस से, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल उससे घटेगी, और जब कैपिटल घटेगी तो वो डेबिट, जब कैपिटल बढ़ती है तो ये क्रेडिट होगी, और जब घटेगी तो डेबिट होगी। तो इस केस में आपका कैश, इस वाले केस में कैश लेके आ रहा है तो वो डेबिट, और कैपिटल है वो आ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो अब अकाउंटिंग एंट्री इसकी बड़ी सिंपल है, अगर आपने बना लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश भी नॉमिनल अकाउंट है, साथ के साथ मैं बता दूंगा कि जिससे क्लियर हो जाए। और 2 बताओ 2 होगा एस कैपिटल, ए की कैपिटल, ये 2। और यहाँ पे क्रेडिट अब क्या लिखते हैं हम, मैं बताता हूँ। अभी तक सब में लिख रहे थे, लिखेंगे हम क्रेडिट लिखेंगे, पर आप एक काम कर सकते हो, जब एक जगह आप डेबिट लिख रहे हो तो और नीचे उसके नीचे 2 लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ही क्रेडिट हो गया। मतलब ऊपर आपने डेबिट लिख दिया और नीचे 2 करके आगे कुछ लिख रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया, ये सेंस बनाता है। तो अब 2 करके ये क्रेडिट तो है ये, फिर आप दोबारा क्रेडिट लिखोगे ना, तो एक तो टाइम भी आपका लगेगा, फिर दूसरा सेंस नहीं बनता उस चीज़ का लेकर, कि मतलब एक बार क्रेडिट है पता चल रहा है तो उसके सामने भी क्रेडिट लिख रहे हो, मतलब लिख भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आप लिख रहे हो तो गलत हो गई वो चीज़, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। पर अगर आपको थोड़ा सा और ठीक करना है इसे, कि आपकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री बहुत अच्छी लगे और देखने में भी ठीक लगे, तो आप क्रेडिट ना भी लिखोगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, 2 ए की कैपिटल बढ़ी है, इसका मतलब वो क्रेडिट हो गई ऑटोमेटिक। माना ए ने 1 लाख रुपए लगाए थे, पर 2 दिन बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे 20,000 रुपये इसमें से मुझे घर के खर्चे के लिए लेके जाना है। 1 लाख रुपए लगाए, 20,000 रुपये 2 दिन बाद वो घर के खर्चे के लिए लेके गया, तो वो भी कैश में लेके गया। तो अब कैश बिजनेस से चला गया। अब यहाँ पे समझना, जब कैश बिजनेस से चला गया तो कितने चलेगा, 20,000 रुपये चले गए। असेट्स आपकी कम हो गई, और जब असेट्स कम होती है तो पता है ना आपको क्या होता है, क्रेडिट। और यहाँ पे आपकी कैपिटल भी कम हो गई, और कैपिटल कम होती है तो पता है क्या होता है, डेबिट। अब एंट्री बनाओ इसकी, तो बड़ी सिंपल बनेगी एंट्री। अगर आपने बना ली होगी तो अच्छी बात है, बनना फिर मैं तो बना ही रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। ये है, यहाँ पे आएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पे एक आता है ना नरेशन, लिखते हैं। नरेशन का मतलब ये क्या है, ट्रांजैक्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन, क्यों हो रही है ट्रांजैक्शन। और जब नरेशन लिखते हैं ना तो एक वर्ड यूज़ होता है, बीइंग। ये बीइंग कॉमन है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है, पर क्या होता है कि इनिशियल फेज पे जब आप जनरल एंट्री कर रहे होते हो तो ये बीइंग का यूज़ होता है। हालांकि बाद में फिर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के अकाउंटिंग ऐसा है ना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दायरे में रह के, ना आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर सकते हो। समझ में मैं बताऊं, अगर आपको आ रहा हो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर आप अपनी अकाउंटिंग कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीइंग लिखना है तो बीइंग मैंडेटरी हो गया, नहीं मैंडेटरी। अगर आप नहीं लिखोगे तो इसका मतलब गलत नहीं हो गया है। पर आप एकेडमिक लेवल पे कर रहे हो, आप एक स्कूल कॉलेज में अगर एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे बीइंग नहीं लिखोगे, हो सकता है कि आपके नंबर कट जाए। पर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में ये अकाउंटिंग अप्लाई करते हो, बीइंग नहीं लिखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक वाले या फिर कोई और एंटिटी जो फाइनेंशियल्स के यूज़र है वो मना कर देंगे कि हमें ये फाइनेंशियल्स पसंद नहीं है क्योंकि आपने बीइंग यूज़ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये बीइंग यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और यहाँ पे नरेशन लिख दो, बीइंग ए विड्रॉ 20,000 फ्रॉम बिजनेस, ऐसे करके लिख सकते हो आप नरेशन का मतलब डिस्क्रिप्शन, आपको बिजनेस उसकी डिटेल क्यों हुई है ये जनरल एंट्री, ये लिख दिया। और 20,000 से आपने एक ही कैपिटल को डेबिट कर दिया क्योंकि कम हुई है, और 2 कैश क्रेडिट कर दिया इसे।
क्रेडिट कर दिया 20,000 से, क्योंकि आपका कैश भी कम हो गया। मतलब समझ में आया। यहाँ पे असेट्स देख, जर्नल एंट्री के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल यही चलते हैं, इसके बाहर का नहीं है। दो चीज़ें बची हैं, एक्सपेंस और इनकम, ये भी रहेगा। पर ये ना नॉर्मली क्या है कि अकाउंटिंग, मैंने आपको इक्वेशन बताई है, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और कैपिटल के अंदर क्या जाता है, जब नेट इनकम और एक्सपेंस का नेट होके आता है वो आपके होता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट उठ के आपके जाता है कैपिटल के अंदर, और वो कैपिटल के अंदर चला गया तो मतलब इनकम और एक्सपेंस का इम्पैक्ट कैपिटल के अंदर गया, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू आपकी असेट्स, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक एक्सपेंस की एंट्री उठाते हैं। एक्सपेंस की एंट्री का मैं बताऊं आपको, एक ले लेते हैं कि माना कि आपको रेंट पे करना था, रेंट पे करना है, ए ने ही बिजनेस स्टार्ट किया, उसे 25,000 का रेंट पे करना है। अब रेंट आपको पता है कि बिजनेस के लिए जब आप पे करोगे वो आपका एक्सपेंस हो गया, उसमें तो किसी को नहीं दिक्कत आनी चाहिए कि रेंट हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का मैंने बताया है, एक्सपेंस ये है, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्या एक्सपेंस डिक्रीज होता है, तो आंसर दूं मैं इसका कि एक्सपेंस डिक्रीज नहीं होता, पर ये एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आपने 25,000 का रेंट बुक करना था, पर नहीं, एक्चुअल में उसने कहा, जिससे रेंट ले रखा है, आपने 25,000 का खर्चा बुक कर लिया, उसने कहा कि नहीं आप 20,000 ही रेंट दीजिए और आपका रेंट 20,000 है, तो आपने गलती से 5,000 और एक्स्ट्रा एक्सपेंस बुक कर लिया था। अब इसकी एडजस्टमेंट करोगे 5,000 की, तो उसे करने के लिए आपको जब वो कम होगा तो आपका क्रेडिट होगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपल बनाते हैं इसे, सिंपल बनाते हैं, हम सिंपल ही करके चलेंगे इस चीज को। रेंट आपको 25,000 पे करना था, आपने 25,000 माना कि रेंट पे ये बिल्डिंग ले रखा है मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई ले लेते, मिस्टर वाई से आपने रेंट पे वो फ्लोर ले रखा था जिसका 25,000 आपको भुगतान करना है। तो अब क्या एंट्री करोगे, माना आप कैश में पेमेंट करते हो, कैश या बैंक से करते हो, यहाँ पे हम बैंक कंसीडर करते हैं, ठीक है। बैंक से आपने पेमेंट करनी है, माना आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट है उससे पेमेंट करोगे, आपने चेक काट के दे दिया, तो अब एंट्री इसकी क्या होगी, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होगा, ठीक है। और बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, बैंक में बैलेंस है, वो आपका असेट्स है, वो आपका असेट्स है, करंट असेट्स है, अब उससे आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका कम हो रहा है बैंक का बैलेंस, तो इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट, बैंक कम हो रहा है क्योंकि आपका असेट्स है तो वो होगा क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होगी। अब यहाँ पे बीइंग करके आप पूरी नरेशन लिख दीजिए, ये एंट्री है एक्सपेंस की। माना अब इसे हम एडजस्ट करते हैं, माना 25,000 की आपने एंट्री कर दी, फिर ठीक है, कुछ दिन बाद मिस्टर वाई आया जिससे आपने फ्लोर ले रखा था, उसने कहा कि आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए 5,000, आपका तो रेंट 20,000 ही था, हमें पता नहीं था, हमें लगा कि 25,000 है, पर उसने आगे बताया कि आपका सिर्फ रेंट 20,000 था, आपने तो 25,000 पेमेंट कर दी। अब इसके लिए वो आपको 5,000 वापस कर रहा है, वापस कर रहा है आपको। अब आपको, आपके पास 5,000 आ रहे हैं, आपके बिजनेस में 5,000 आ रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस में उसने पेमेंट करी है बैंक से, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट होगा। अब 5,000 रुपये आपको रेंट कम करना है, रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रहा है, ये एडजस्टमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि आपका कि क्या कहते हैं कम हो रहा है, एक्सपेंस ही कम, इसे आप एडजस्टमेंट बोलोगे, एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री टाइप कि नहीं ये एडजस्टमेंट एंट्री है तो ये क्रेडिट होगा, ठीक। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, 5,000 से आप एंट्री कर दोगे, ये आपकी एंट्री हो गई, और बीइंग करके नरेशन आप लिख दोगे, ये आपकी एंट्री हो गई, ये एक्सपेंस की थी। एक और एग्जांपल लूँगा इनकम का, फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल्स एंट्रीज की बात करेंगे, प्रोविज़न वाली एंट्री, सैलरी बुकिंग की एंट्री, इन दोनों एंट्री की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हम ये चैप्टर की एक समरी लेंगे और फिर उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 मिनट और लगेगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है कि और इसे इम्प्रूव करूं, आपको लगता है कि कुछ आप सुझाव दे सकते हो, आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसे और आपके सुझाव ज़रूर लूँगा मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।
इनकम हम लेते हैं, माना कि आप काम करते हैं, आपकी इनकम है, आपने सेल किया। अभी बताया था क्लॉथ का काम है आपका, आप जीन्स बेचते हैं, आपने सेल किया है आपने, माना कि आपने 10 जीन्स सेल करी है 100 रुपये की, 1000 की जीन्स आपने सेल कर दी, ठीक है। सेल आपकी इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू है आपका, ये रेवेन्यू यूज कर सकते हैं वर्ड आप इनकम की जगह, रेवेन्यू। जब आपकी रेवेन्यू होगी तो वो इसका मतलब हो रही है, बढ़ रही है, क्रेडिट होगी, और ऑलवेज क्रेडिट होगी। अब क्या ये कम होती है? जो कम होगी, जैसे मैंने एक्सपेंस के केस में बताया, कम होगी तो ये डेबिट होगी। एक्सपेंस के केस में क्या था, वो एडजस्टमेंट था, सेम ऐसे ही रेवेन्यू के केस में भी वो एडजस्टमेंट होगा। आपने 100 रुपये की जींस 10 जींस 100 रुपये की बेची 1000 को, 1000 में मिस्टर बी को आपने जींस सेल करी, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी इसकी, मिस्टर बी को आपने सेल किया, माना कि आपने बैंक में सेल किया, मतलब बैंक पैसा आपके बैंक में आया, मिस्टर बी ने आपके बैंक में पैसा दे दिया या कैश में दे दिया आपको, आपने नगद बेचा है उन्हें, आपने कहा उधार का मामला ही नहीं रखना, ठीक है। तो आपके अकाउंट बिजनेस में आ रहा है कैश आ रहा है, कैश होगा डेबिट, ये पता चल गया, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बढ़ रहा है, असेट है, बढ़ रहा है। टू सेल्स हुई है, बढ़ रही है, क्रेडिट होगी, क्रेडिट 1000 रुपये। अब यहीं पे हम एक एंट्री और लेते हैं कि माना ये जो डेबिट वाली, डेबिट क्यों होती है, डेबिट की लेते हैं। मिस्टर बी को आपने सेल किया था 100 रुपये के हिसाब से जींस सेल किया था, पर बाद में आप दोनों से बात हुई और उसने कहा कि नहीं, ये जींस तो 50 रुपये की है, आपने 100 रुपये की बेची है। बाद में आप लोगों में जो भी आर्ग्यूमेंट हुए, एंड में डिसाइड हुआ कि ये जींस आपको 50 रुपये में बेचनी थी, पर आपने 100 रुपये में बेच दी। अब 50 रुपये की आपको उसे वापस करना है, 50 रुपये पर जीन्स पे। 10 जीन्स बेची थी, 500 रुपये आपको वापस करने हैं, तो कैश में आप पेमेंट करोगे उसे, तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। अब आपकी इनकम, आपने पिछली बार तो 1000 बुक कर ली थी, पर एक्चुअल में वो 500 की इनकम थी, तो अब इनकम आपकी कम हुई, एडजस्टमेंट है। ये नहीं कि इनकम ऐसा है कि पिछले साल 10 लाख की इनकम हुई थी, इस लाख 8 लाख की इनकम हुई है तो 2 लाख की क्रेडिट हो गई और डेबिट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने इनकम की एडजस्टमेंट करी है, एडजस्टमेंट इनकम आपकी एक्चुअल 500 होनी चाहिए थी, पर आपने 1000 बुक कर ली थी, तो आपको 500 की इसकी रिवर्स करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा डेबिट। तो मतलब सेल्स, जिसे आप कह सकते हो सेल्स रिटर्न तो अलग केस हो जाएगा कि माल वापस आ गया, माल वापस का भी कंसिडर कर सकते हो इसमें, पर मैं पैसे को लेके बात करता हूँ। टू कैश आपने पेमेंट कर दी 500 की, सेल्स आपका हो गया 500 का, ये आपकी एंट्री हो गई। कुछ कॉम्प्लिकेटेड था? बिल्कुल भी नहीं। आपको बस याद करना है असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंस और इनकम, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब बस इन्हें याद करना है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, रिवाइज करवा रहा हूँ, असेट्स बढ़ेगी डेबिट, असेट्स घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगा मतलब विड्रॉ कर रहे हो आप तो डेबिट, इनकम आपकी होती है तो क्रेडिट, इनकम अगर रिवर्स करते हो जैसे एडजस्टमेंट एंट्री करिए तो डेबिट, और एक्सपेंस आपका होता है तो डेबिट, और एक्सपेंस को रिवर्स करते हो तो होगा क्रेडिट। अब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर आपको समझ में आ गई हैं तो अगली एक वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या रियल अकाउंट होता है, क्या पर्सनल अकाउंट होता है, क्या नॉमिनल अकाउंट होगा, क्या उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। उससे पहले मैं प्रोफेशनल एंट्रीज की बात कर लूँ। प्रोफेशनल एंट्रीज कौन सी प्रोफेशनल एंट्रीज की मैं बात करने वाला हूं, जो कि मैंने देखा है। नॉर्मली ऑडिट पे जाता हूं, लोगों से डिस्कस करता हूं, और अकाउंटेंट मिलते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, वो कहीं भी जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। एक तो सैलरी की एंट्री और एक प्रोविज़न की एंट्री, यही दो एंट्री हम लेके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ सैलरी की। सैलरी हम पकड़ लेते हैं कौन से मंथ की, अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर मंथ की, ठीक है। आपको किसी को 1 लाख की सैलरी पे करनी थी, टोटल है सबकी सैलरी 1 लाख की पे करनी है। अब इसकी एंट्री ना आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहली एंट्री क्या होगी, सैलरी आपका एक्सपेंस है, ठीक है, ये तो क्लियर है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, बैंक में आपने पेमेंट कर दी 1 लाख की, एंट्री सही है, बिल्कुल सही है ये एंट्री। पर
इनिशियल लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे। अगर आपका छोटा बिजनेस है, आप ऐसे एंट्री करना चाहते हो कर सकते हो। पर अगर आप किसी थोड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, एमएनसी में काम करते हो, आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, आप का काम ऐसा है कि वहाँ पे एंट्रीज एक एक क्लासीफाइड होती हैं, वहाँ पे सही चीज़ें चेक होती हैं, तो आप वहाँ पे ये एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री तो ठीक है, पर ये थोड़ी सी ऐसी कि कॉमन एंट्री है। अब आपको जो ये सैलरी पे करनी थी ना, ये माना कि ए को 50,000 पे करनी थी और बी को 50,000 पे करनी थी, समझ रहे होंगे आप। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू ए टू बी। ए और बी एक तरह से ऐसे हो गए ना कि इनकी पेमेंट करनी है आपको, एक तरह से क्रेडिटर की क्लासीफाई कर सकते हो आप इन्हें, कि आपका ना इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आपको इनकी पेमेंट करनी है, या आपके ना लाइबिलिटी हो गई। ए 50,000, बी 50,000। अब एक और एंट्री पास करोगे, वहाँ पे तो एक ही एंट्री में काम चला रहे थे आप, दूसरी एंट्री पास करोगे आप, ए एंड बी डेबिट टू बैंक 1,00,000। एक और बी को क्यों डेबिट किया हमने, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, खत्म करना है, तो जब खत्म होती है, कम होती है लाइबिलिटी, तो डेबिट होती है। बैंक से हमारे पैसा गया, असेट्स हमारा कम हुआ तो क्रेडिट हुआ, इसलिए हमने ये एंट्री करी। और एक और प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि तीसरी प्रैक्टिस होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। पेबल ना, जो ये आपका करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। पेबल आपने, पेबल है मतलब पे करना है उसे, तो ये पेबल में खड़ा कर दोगे आप। बाद में पेबल को आप करोगे सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी को खत्म कर दिया आपने, ये एंट्री हो गई। मतलब सैलरी के केस में ऐसा है कि अगर छोटे बिजनेस में तो आप एक एंट्री करिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है आपका, टू बैंक, खत्म करिए, एक सिंपल एंट्री। थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एंट्री घुमानी पड़ेगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी टू कुलदीप, जिसे आप दे रहे हो उसे खड़ा करना पड़ेगा बैलेंस उनका, फिर उन सबको करना पड़ेगा डेबिट, फिर ए बी सी डी जो भी हैं उन्हें डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट है। या तीसरी तरह से कर सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो गई। अब आते हैं प्रोविजन के केस में, ये स्पेशली मंथ एंड, ईयर एंड या क्वार्टर एंड तब एंट्री होती है, जैसे आपके फाइनेंशियल्स क्लोज होते हैं उस हिसाब से एक ही बार एंट्री होती है नॉर्मली, जब आपके फाइनेंशियल्स क्लोज होते हैं। आपको माना कि रेंट का ही करना था, और रेंट इलेक्ट्रिसिटी का ही, इलेक्ट्रिसिटी पकड़िए, 1,00,000 का बिल आता है हर बार। आप माना कि यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का महीना चलता है, आप फरवरी में हैं, आपका फरवरी का 1,00,000 का बिल आया। अब 31 मार्च को आप खड़े हैं पर आपके पास बिल नहीं आया, पर आपके पास एक आइडिया है कि मेरा 1,00,000 का बिल आता है, तो इसलिए आपने एक एंट्री करनी है, पर आपके पास अभी एक्चुअल बिल नहीं आया, तो आप प्रोविज़न बुक करेंगे। प्रोविज़न वहाँ पर बुक होता है जहाँ पर आपके पास एक्चुअल बिल नहीं होता, एक्चुअल फिगर नहीं होती, प्रोविज़न ही तभी हुआ। अदरवाइज ये टोटल एस्टिमेट पे चलता है। अगर एक्चुअल है तो फिर प्रोविज़न किस बात का, एक्चुअल तो है, फिर प्रोविज़न नहीं बुक होगा। तब आप एक एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी आपका एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के पर्पज से यूज़ कर रहे हो, डेबिट टू प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रोविज़न ना बैलेंस शीट में जाता है लाइबिलिटी के अंदर, प्रोविज़न बैलेंस शीट के अंदर जाएगा लाइबिलिटी के अंदर, या प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटी भी आप एक कर सकते हैं, ये एंट्री कर सकते हैं। अब इसे भी अलग अलग घुमाने की एंट्री है कि इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं फॉर मार्च। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि प्रोविज़न को ना डेबिट में दिखा के सीधा पीएनएल से चार्ज कर देते, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसे उतना समझने का काम भी मतलब अगर समझने जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा 12 महीने का आपका बुक हुआ, टू प्रोविज़न करके बैलेंस शीट में खड़ा किया, लास्ट ईयर जब आप पेमेंट करेंगे एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, सेम अमाउंट है, 1,00,000 का ही अमाउंट है, प्रोविज़न को करेंगे डेबिट, और जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी है टू टाटा ये प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू टाटा, जिससे आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के चल रहा है, उसे क्रेडिट करेंगे और नेक्स्ट टाटा इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करके टू बैंक, ये एंट्री करके आप पास करके ख़त्म करेंगे। ये एंट्री थी
एकेडमिक लेवल की मैंने बड़ी डिटेल में बताई है, प्रोफेशनल लेवल की थी तो जितना आपको मुझे पता है कि अगर आप प्रोफेशनल है तो इसमें आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, और वो भी डिटेल में बताई है। ये हमारी जो सीरीज़ चलेगी ना, एकदम जीरो से लेकर हम एडवांस में लेके जाएंगे। मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि समझने में टाइम लगता है, तो इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। हालांकि आपका अगर बेसिक क्लियर है तो ऐसा लगा होगा कि आपका ये 10 से 15, 20, 25 मिनट का काम था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर मैं कुछ और सुधार कर सकता हूँ इस वीडियो में, आपके कुछ ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं पर्सनली पढ़ूँगा आपके कमेंट और आपका आंसर भी दूंगा और अगले वीडियो में उसका सुधार भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।